हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने पीडब्ल्यू ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वक्त हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए 2024 के एग्जामिनेशन को लेकर, यूपीएससी की परीक्षा को लेकर। उस रणनीति के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गाइडेड स्ट्रैटेजी प्रोग्राम सेशन, रादर आई कैन से कि गाइडेड स्ट्रैटेजी सेशन है ये, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो हमारे पास समय है उस समय को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज़ करें ताकि 2024 का एग्जामिनेशन हमारे लिए जो है सो क्लियर करना आसान हो सकता है। तो इसी मुद्दे के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। सो दिस इज़ द गाइडेड स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी 2024, राइट गाइज। आइए अब देखते हैं। अभी देखिए क्या है कि अब आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास संसाधन क्या उपलब्ध हैं और उस संसाधन का हम किस तरीके से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम संसाधन के बारे में बात करें तो एक संसाधन आपके लिए समय भी है। समय अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर के लगभग अगर हम लोग बात करते हैं तो 11 महीने का समय हमारे पास है अपने एग्जामिनेशन को लेकर के, कि 2 जून को आपका 2024 में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना है। यूपीएससी का कैलेंडर आउट है, आप सभी लोगों को ये पता होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग शुरुआती दौर में होते हैं, जब हम लोग तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम पूछते हैं लोगों से कि, या अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, अपने सीनियर से, कि कम से कम कितना वक्त चाहिए होता है यूपीएससी की तैयारी करने को लेकर के। हालांकि ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव इसका आंसर हो नहीं सकता, बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है, क्योंकि हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कैलिबर है वो क्या है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आपका रिटेंशन कैपेसिटी कितना है, क्या आपका इंटेलिजेंस है। तो सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन जनरली अगर हम लोग बात करें, एक सामान्य तौर पे बात करें, तो कम से कम 1.5 साल का समय मैं मान के चलता हूँ कि आइडियल समय 18 महीने कम से कम चाहिए होते हैं। लेकिन जहाँ अभी हम लोग हैं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, वहाँ अगले साल के एग्जामिनेशन को अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 11 महीने हमारे पास बचते हैं। अब इस 11 महीने का हमें का उपयोग करना है और हमें इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है अब क्या है कि अब इस एग्जामिनेशन को हम कैसे क्लियर करेंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है, हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के जो समय हमारे पास है, वो समय हमारे पास है, वो है हमारे पास 11 महीने का। और इस 11 महीने का हमें क्या करना है, उपयोग करना है, हमें इसका सदुपयोग करना है इनफैक्ट, और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। आइए हम देखते हैं कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, वो उस कोट के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पार्किंसंस लॉ है, स्टेट्स दैट योर वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी काम को करना है, अगर आप किसी काम को करने के लिए शिद्दत से किसी काम को करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं देखते हैं कि आपके पास क्या समय उपलब्ध है। जो समय है उसमें आप अधिकतम, ठीक है, ऑप्टिमम आप क्या करेंगे, उसको तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे और इस जो है उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके लिए मान के चलिए कि ठीक है, मैंने कहा कि लगभग 18 महीने आमतौर पे किसी को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 महीने में हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। ये अचीव किया जा सकता है। निश्चित तौर पे हमें क्या करना होगा कि अपनी पढ़ाई की आवश्यकता को थोड़ा सा बढ़ाना ज़रूर पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि अब वो समय आ चुका है जहाँ पर कम से कम आपको 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी अगर आप 2024 के एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर कर पाएंगे, राइट। सो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। पार्किंसंस लॉ स्टेट्स दैट योर वर्क expands to fill the time available at your disposal। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने PWIs की तरफ से आप देखेंगे यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स 2024-25 के लिए ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल पे चलने वाला है, जो शुरू हो रहा है 12 जून 2023 से। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं आप देखेंगे, यहाँ पर जीएस की क्लासेस हैं, सीसैट क्लासेस भी हैं, ऑप्शनल क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस आपके पास है, एंड पर्सनलाइज मेंटोर असिस्टेंस है, जो हाँ आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। मंडे टू सैटरडे तक आपकी क्लासेस होती हैं, इवन संडे भी आपका एंगेज रखा जाता है कंस्ट्रक्टिव तरीके से। यहाँ भी आप में वैल्यू एडिशन का काम इवन संडे को भी किया जाता है संस्था के द्वारा। सो लेट्स मूविंग अहेड नाउ। आगे बढ़ने से पहले कि क्या आपके पास एक गाइडेड स्ट्रैटेजी हो, किस तरीके से आपके पास एक शेड्यूल हो या एक टाइम टेबल हो ताकि इस एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर पाएँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ एक सजेशंस है जो मैं आपको दूँ। कि देखिए, पहले तो ये है कि कुछ बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये खासकर समस्या तब आती है जब आप शुरुआती दौर में होते हैं, जब आपका पहला प्रयास होने वाला होता है, या आप बिल्कुल तैयारी के प्रथम चरण में होते हैं, यू आर इन द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आपने देखा, मार्केट गए और आपने देखा कि कोई भी मटेरियल आया, आपने उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहली बात ये करें कि जितने भी रैंडम मटेरियल्स हैं उसको बिग नो करें। सो कोई भी रैंडम मटेरियल्स को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी बेसिक बुक, स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा देयर आर सर्टेन बुक्स
जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं कि मैच करे, उस किताबों को पढ़िए। जैसे फ़र्ज़ है कि अगर हम बात करें कि पॉलिटी के ऊपर बात करें, तो बहुत सारी किताबें हैं पॉलिटी को लेकर के मार्केट में, इंग्लिश, हिंदी सभी में, जिसमें एम लक्ष्मीकांत सर की किताब है, सुभाष कश्यप सर की किताब है, डी वासु की किताब है, पीएम बख्शी साहब की किताब है। देयर इज लॉट्स ऑफ बुक मार्केट में। अगर सभी कहते हैं कि आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, तो आप इसलिए ना पढ़ें कि एम लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ते हैं इसलिए मैं पढ़ूं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट बुक, तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखें। अगर कोई कहता है कि नहीं, आई एम कंफर्टेबल विद द एम लक्ष्मीकांत, और कोई कहता है कि नहीं आपको ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, तो भी हमें उस बुक को करना चाहिए। आई एम सेइंग दिस। सो कोई भी रैंडम मटेरियल ना पढ़ें, बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, और दूसरा, जिस बुक के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करे उस किताब को पढ़िए। तो पहला मेरा सुझाव ये होगा कि आप ये करें। दूसरा, मैंने ये कहा है कि आप 2023 के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, तो आपका ध्यान मैं फिर से इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि जो पेपर आया है 2023 में प्रीलिम्स का, वहाँ पर मैं इस बात का मिथ बिल्कुल तोड़ दिया गया है कि कोई सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट है, या कुछ भी इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि हर किसी के ऊपर आपका ध्यान बराबर होना चाहिए। कोई किसी के साथ कोई भी स्टेप बिहेवियर आपको नहीं करना है, कोई दोहरा बर्ताव आपको नहीं करना है। तीसरी बात, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ गफलत में प्री और मेंस को अलग अलग समझते हैं। नहीं, प्री और मेंस को बिल्कुल अलग नहीं समझना है, बल्कि प्री और मेंस दोनों के एग्जामिनेशन को इंटीग्रेशन में आपको देखना है, और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी है, प्री और मेंस दोनों की। एंड थर्ड एंड फोर्थ वन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसका एक पीरियोडिकल और मल्टीपल रिवीजन होना बेहद बेहद ज़रूरी है। सो ये कुछ एक सजेशंस है मेरे, जो आपको काफ़ी मदद करेंगे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। इसके अलावा हमने आपसे बताया कि व्हाट आर द मेजर टेकअवेज फ्रॉम द यूपीएससी 2023। बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये ना सोचें कि 2 महीने और 3 महीने की तैयारी में आप इसे कर ले जाएंगे। ठीक है, आपके पास एक निश्चित समय तो होना ही चाहिए, और उसमें भी आपको बिल्कुल शिद्दत से फोकस पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, एक सीरियस प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है ना। दूसरा, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपके पास बिल्कुल एक डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे 2023 के, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी पेपर हुआ है, और आप जानते हैं कि इस पेपर को लेकर के लोगों के बीच में आप देखेंगे कितना ज़्यादा एक तरीके से दहशत बना हुआ है। लोग डिसअपॉइंटेड है, पूरे साल भर उन्होंने पढ़ाई करी है, और देखेंगे कि जो पेपर आया है वो उनसे उस पेपर को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और जो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे खुद से कि मुझे परफॉर्म करना चाहिए एग्जामिनेशन में, वो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि आपको फैक्ट्स और डिटेल नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल जो कुछ भी आप जान रहे हैं वो बिल्कुल आप जान रहे हैं, एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट। जो कोई भी स्टेटमेंट अगर आ रहा है एग्जामिनेशन में, पेपर में कुछ भी आप देखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट है, तो आपको एक पक्का पता होना चाहिए। ठीक है ना, और उस पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये सही है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से ऑप्शंस को स्ट्रक्चर किया गया है, वहाँ पर में जो है सो आपका मतलब कि जो एक्यूरेसी का लेवल वो बहुत ही हाई होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो कभी भी आप सही नहीं कर पाएंगे। सीरियस प्रिपरेशन होना चाहिए, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, कंसेप्चुअल, इसका मतलब ये हो गया कि आपको, मैंने अभी कहा कि सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, यानी कि हॉरिजेंटल प्रिपरेशन भी आपका होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें होनी चाहिए। हिस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मॉडर्न को फोकस कर रहे हैं, एंशियंट और मेडिवल को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, एंड देन आपको वर्टिकल भी पढ़ाई करनी होगी, यानी कि इन डेप्थ जाकर के डिटेल्ड नॉलेज भी आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी। ठीक है ना, एंड दैट इज थ्रू योर स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑफ कोर्स थ्रू न्यूज़पेपर्स। एक सुझाव तो मेरा ये है। अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं न्यूज़पेपर को लेकर के भी, कि न्यूज़पेपर भी आपको चूंकि पढ़ना है, इसे 11-12 महीने जो भी समय आपके पास बचे हुए हैं प्रीलिम्स तक का, और उसके बाद भी 3 महीने और आप मान के चलें, तो आपको मेंस तक का जो है करीब 14-15 महीने जो है आपको पढ़ने न्यूज़पेपर। इनफैक्ट इंटरव्यू भी जब आप देंगे तो फिर आप मान के चलें कुछ समय और आपका बढ़ जाता है। तो न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, कई प्रकार की बातें मार्केट में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर के बजाय हम किसी कंपाइलेशन को पढ़ लें। ठीक है, जब आपके पास समय नहीं हो तो कंपाइलेशन पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहूँगा कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एंड मेरा सुझाव ये भी होगा कि आप न्यूज़पेपर को समझ करके, अपने सिलेबस को देखते हुए, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए अपना एक नोट्स भी बनाएं, और एक कंडेंस नोट्स आपका बन करके तैयार है, जब हो जाएगा तो लास्ट मोमेंट पे वो कंडेंस नोट्स आपके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। साथ ही साथ उसके अंदर वो वाइटल इन्फॉर्मेशन होंगी जिसका प्रयोग आप मेंस के राइटिंग के दौरान भी करेंगे।
और इनफैक्ट ये जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी मदद करने वाली है। इसलिए मेरी तरफ से न्यूज़पेपर बहुत ही एसेंशियल रीडिंग है, आपको इसको करना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि ये क्या है कि न्यूज़पेपर आपको क्या करता है कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको सीमेंट करने में काफ़ी मदद करता है। सो सीमेंट द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। दूसरा, न्यूज़पेपर का एक और भी फ़ायदा क्या है, इट हेल्प्स यू इन इवॉल्विंग योर ओपिनियन। और आप जानते हैं कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मेंस में आते हैं, आप देखेंगे। इनफैक्ट आप प्रीलिम्स में भी अब देखेंगे कि आपके कई बार आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सटीक आंसर क्या है। सो इट्स ऑल्सो हेल्प यू इन इवॉल्विंग योर ओपिनियन एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट हेल्प यू एनालाइज अ गिवन सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। किसी मुद्दे को लेकर के आपको देखने का नजरिया डेवलप करता है। आप देखेंगे जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक ही न्यूज़ काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। मान लीजिए कोई मुद्दा अगर आया सोसाइटी में अगर हो रहा है तो उसको लेकर के हमेशा पत्रकार इसके ऊपर या लेखक जो होते हैं वो अपने विचारों को प्रकट करते रहते हैं और एक 10 दिन 15 दिन में 20 दिन में उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस आते रहते हैं। तो आप थीम को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, और उसको समझ करके अपने जो भी आपके सिलेबस में से जहाँ भी मैच करता है उसको ध्यान में रखते हुए अपना एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करें। और यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास बेसिक रेफरेंस बुक्स के अलावा जो आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। एक और बात बताना चाहूँगा मैं कि आप देखेंगे जब भी आप मुखर्जी नगर आएँ या ओल्ड राजेंद्र नगर में आएँ या अपने स्टेट कैपिटल में जनरली हों और वहाँ आप तैयारी कर रहे हो, जैसे लखनऊ में हो या फिर आप प्रयागराज में हो या फिर आप जयपुर में हो, कहीं भी हो, तो देखेंगे एक बात ये भी कही जाती है कि मॉक्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका प्रॉपर जो है इवैल्यूएशन होना भी ज़रूरी है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसकी ट्रैकिंग होनी भी ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि मॉक और मॉक के बाद जो देखें जिस भी संस्था से आप जुड़े रहते हैं या कहीं से भी अगर मॉक देखते हैं तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के आपके ट्रैकिंग या आपके ऊपर मॉनिटरिंग जो है आपको मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कई सिस्टम्स उन लोगों ने इवॉल्व कर रखा है और आपको समय समय बताया जाता है आपको एक फीडबैक के थ्रू कि आप में ये कमी है, ये एक्सेट्रास, ठीक है। सो जो मॉक टेस्ट होते हैं ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने में मदद करता है। इट हेल्प्स यू इन रिफाइनिंग योर स्ट्रैटेजीज, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये भी एक एसेंशियल आपके पास क्या है, एक काम है जो आपको करना ही करना है प्रिपरेशन में, बिकॉज इट्स कीप यू अवेयर अबाउट द ट्रेंड्स एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ये आपको बताता है कि किस तरीके से यूपीएससी जो है सो अपने में पैटर्न में या ट्रेंड में कुछ बदलाव अगर करे तो वो आपको ये इस तरफ आपको लेकर के जाता है। तो मुझे लगता है कि मॉक्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो बातें हो गई कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। हमें बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमें मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी हमें सॉल्व करने चाहिए। नाउ इतनी तो बातें अब हो गई। अब आइए हमारे पास बात होती है कि हमारे पास एक रियलिस्टिक प्लान क्या हो डिफाइंड टाइमलाइंस के साथ साथ, जिसके माध्यम से हम 2024 के एग्जामिनेशन को स्केल कर पाएँ या हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर मैं दो बातें बताना चाहूँगा कि देखिए एक तरफ आपके पास होता है एक तरफ आपके पास प्री है और दूसरी तरफ यानी कि प्रीलिम्स और दूसरी तरफ आपके पास होता है मेंस, ठीक है। मेंस में अगर मैं बात करूं तो देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिसको आपको मेंस में ही पढ़ना है। फॉर से कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आते, वर्ल्ड हिस्ट्री से इधर आते हैं। ये अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों से 2 वर्षों से आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, बट दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ योर मेंस, ठीक है। और यहाँ मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीएस के अलावा वो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल, ठीक है, एक ऑप्शन आपको देना होता है, ठीक है। ऐसे आपको करना होता है, ठीक है ना, ऐसे भी आपको करना होगा, ऐसे भी करना होगा एंड प्लस देयर आर सर्टेन जीएस पोर्शंस जो कि एक्सक्लूसिवली आपके मेंस में आते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपके पास दो बातें हैं, एक है जीएस एंड दूसरा आपके पास है सीसैट, ठीक है ना, सीसैट ये आपको करना है, ठीक है। अब इन सभी को कैसे करना होगा, हमें किस तरीके से करना होगा कि हमारे पास ये जो समय है हम उसमें इसका बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखें कि जीएस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी प्री के लिए आपको पढ़ना है वही आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन कोर या जिसको बोलते हैं पिलर सब्जेक्ट्स जीएस में, ठीक है, वो अभी भी हैं, जैसे लाइक पॉलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। हिस्ट्री में देखें, ज्योग्राफी हम देख पा रहे हैं, एनवायरनमेंट जब से आप देखते हैं कि आईएफएस का पेपर भी साथ साथ होने लगा है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के साथ, तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छी संख्या में आपके एग्जामिनेशन में होते हैं, ठीक है ना। देन आपके पास है इकोनॉमी एंड इज योर साइंस एंड टेक, ठीक है। और ये सारी बातें अगर हम देखें तो ये आपको मेंस में भी पढ़ना होता है, साइंस एंड टेक बोथ यहाँ पढ़ना है आपको, ठीक है।
तो अब हमें ये देखना है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो आप पीटी और मेंस दोनों को साथ साथ लेके चलें, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि अगर आपने केवल फैक्ट्स का कलेक्शन केवल किया है तो उससे आप प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फैक्ट के साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच के साथ और अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, ऑल्सो इन मेंस एंड योर इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, ये आपको सबसे पहले करना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके इंटरेस्ट पे, आपके प्रिपरेशन के लेवल को ध्यान में रखते हुए आप खुद तय करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि होता क्या है कि पॉलिटी करना है, हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट करना है, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक करना है। ठीक है, प्लस सीसैट भी करना है एंड प्लस आपको ऑप्शनल भी करना है। मैं यहाँ कहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें, अपने लिए एक 6 महीने का एक टाइमलाइन आप डिफाइन करें कि इस 6 महीने में हमें क्या करना है कि जो जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं ये कवर करने हैं, हमें ऑप्शनल को कवर करना है, हमें ऑप्शनल कवर करना है, एंड सीसैट को लेकर के भी अगर हम लोग बात करें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, उन सभी को हमें डेवलप करना है। ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन अगर हमारा वीक है तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को भी हमें यहाँ इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला काम हम देखते क्या है कि सीसैट के लेवल पे हमें जो अगर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की ज़रूरत अगर हमें है मैथ्स में, रीजनिंग में, तो हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये हमें ये पूरा का पूरा जो कोर जीएस के सब्जेक्ट्स हैं इसको कवर करना है एंड देन हमें ऑप्शनल के ऊपर भी काम करना है। अब यहाँ कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मान लीजिए कि 6 सब्जेक्ट्स हमने रखे हैं, तो आप दो का पेयर बना सकते हैं। यू कैन मेक अ पेयर ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, 1 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें 2 जीएस प्लस हमें क्या करना है, ऑप्शनल की तैयारी की रणनीति बनानी है। ठीक है ना, एक तो ये हमें ध्यान में रखना है और दूसरा हमें क्या करना है, पीरियडिकली सीसैट के ऊपर भी काम करते रहना है। ठीक है, अभी वो टाइम है कि जहाँ पर हर दिन आप सीसैट के लिए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बहुत वीक है तभी ये काम करें, लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं, एवरेज हैं, तो सीसैट को लेकर के आप अगर कहीं लगता है कि कुछ हमें कंसेप्ट बिल्डिंग की ज़रूरत है मैथ्स में, रीजनिंग में, तो ये काम आप करें और इसके लिए भी कुछ निश्चित दिनों का चुनाव आप कर सकते हैं वीक में। आइए अगर हम लोग बात करें तो मैं आपके साथ थोड़ा सा एक काम और बताना चाहूँगा आपको कि देखिए मैंने कहा कि आप पहले 2 महीने के लिए अपने टारगेट बनाइए 60 डेज़ का, या हम 2 मंथ्स के लिए बोले 2 मंथ 6 मंथ्स मैंने कहा कि आपको करना है उसमें कोर सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल। अब इसे फॉर से कि अगर आपने मान लिया कि पॉलिटी एंड हिस्ट्री, आप इस 2 सब्जेक्ट का चुनाव कर लें, क्योंकि हिस्ट्री में एक ही सब्जेक्ट नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, मिडिवल भी है, एंशिएंट भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, ये भी आपको करना होता है। तो पॉलिटी आप करें, इनके लिए आप 60 डेज़ का समय निकाल लें। 60 डेज़ यानी कि 2 महीने का समय है आपके पास। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आप 2 से ढाई घंटे आप एक सब्जेक्ट को दें और यहाँ पर भी 2 से ढाई घंटे आप एक सब्जेक्ट का 2 घंटे अगर आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम देखें तो 120 आवर्स हमने हिस्ट्री को दिया, 120 आवर्स हम पॉलिटी को दे पा रहे हैं। पॉलिटी के लिए फेयरली बहुत ज़्यादा समय, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इसको आप लोग करें। ठीक है, अब हमने देखा कि पॉलिटी और हिस्ट्री यानी कि 2 घंटे और 2 घंटे 4 घंटे हमारे हो गए ये, प्लस हम ये कहना चाहेंगे कि आपको 1 घंटे अपने न्यूज़पेपर के लिए निकालना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वक्त पढ़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल बातें कहने कि नहीं आपको सुबह पढ़ना चाहिए, नहीं आपको शाम में पढ़ना चाहिए, नहीं रात में पढ़ना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए, ये हर किसी के लिए अलग अलग है। आपको जिस वक्त भी आपको लगता है सही, उस वक्त आप घंटे भर निकाल करके अपने न्यूज़पेपर को पढ़ें। लेकिन न्यूज़पेपर को पढ़ने में शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को तरीके से आप एनालाइज करें, अपने सिलेबस को समझें, कॉम्प्रीहेंड करें, एंड देन ओनली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने न्यूज़पेपर से क्या निकालना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये काम करने के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ें और कम से कम 1 घंटे का समय आप जो है सो अपने 1 आवर टाइम आप न्यूज़पेपर के लिए दें। ठीक है, तो कुल मिला के 5 घंटे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा सुझाव ये भी होगा कि आप 2.5 घंटे का समय पर डे जो है वो किसके लिए दें, ऑप्शनल के लिए भी दें, ऑप्शनल के लिए भी दें। ठीक है, 2.5 घंटे का समय भी दें, ऑप्शनल के लिए दें, प्लस आपके दिन, पूरे दिन के जो भी आपने पूरे अपने टाइम को जिस तरीके से आप डिवाइड करते हैं उसमें रिवीजन का टाइम भी होना ज़रूरी है, रिवीजन के लिए भी टाइम होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब यह मैं कहूँगा कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय आपके पास भी यहाँ भी होना चाहिए। अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के आपके पास 9 घंटे का समय तो यही हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको रैशनल ब्रेक्स भी चाहिए, इसमें से प्लस आपको आपके पास एक साउंड स्लिप भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए अपने आप को टॉर्चर करके अगर पढ़ाई करेंगे तो कभी भी आपका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। तो 7 घंटे की नींद भी आपके पास, स्लिप भी, एक साउंड स्लिप भी होना बेहद बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम्स में आपको अपने डेली कोर्स भी करने हैं एंड बीच बीच में एक रैशनल ब्रेक भी लेते रहना है। ठीक है,
अब अगर मैं कहूँ तो कम से कम 9 घंटे की पढ़ाई आपको करनी ही चाहिए निश्चित तौर पे, अगर आप 2024 के लिए बहुत सीरियस हैं तो, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि इस टाइम को, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी अगर बना के आपको दे दिया तो दैट इज़ ओनली द ट्रुथ, और वही सबसे साइंटिफिक तरीका है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी को लगता है कि मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, किसी को लगता है मैं 8.5 घंटे में ही काम कर सकता हूँ, 8 घंटे में ही कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि एक आप जो टाइम आपको चाहिए पर डे के लिए, वो 9 घंटा कम से कम आपको देना चाहिए। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि यहाँ आपको क्या करें कि जब भी आप देखें तो रात में सोने से पहले रिवीजन का काम आप ज़रूर करें, ठीक है। और आधे घंटे गाना वाना सुनने का शौक है या कुछ और करते हैं तो सुन करके फिर आप सो जाइए, ठीक है। और ये आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से वो सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक का होना चाहिए। इस बीच में आपको किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है ये आप देखिए। 6 से लेकर के 11 बजे तक का समय है, इसी में आपको एक रैशनल ब्रेक भी लेना है, अपनी पढ़ाई लिखाई भी करनी है, ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, लंच करना है, डिनर करना है, और थोड़ा सा सोशलाइज भी होते रहिए, लोगों से मिलिए जुलिए भी, बातचीत भी घर में करते रहिए। ऐसा नहीं लगे कि यूपीएससी करने का मतलब आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, संन्यास, ब्रह्मचर्य भी नहीं बल्कि आप सन्यासी हो गए, बिल्कुल घर द्वार सब कुछ आपने छोड़ दिया, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, इस लेवल पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कर पाते हैं, आपके पास नियंत्रण है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, निश्चित तौर पे कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम एक सोशल एनिमल हैं, हम समाज में ही रह सकते हैं, तो सोशलाइजेशन के लिए भी आपके पास टाइम होना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा वो आधा घंटा 1 घंटा जरूर रखिए, फैमिली मेम्बर से मिलिए, अपने फ्रेंड से मिलिए जो बहुत करीबी है, हर किसी से मत मिलिए, लेकिन उन लोगों से ज़रूर मिलिए जो आपको इनकरेज कर सके, आपको कुछ ना कुछ उत्साह बढ़ा सके, तो वैसे लोगों से ज़रूर मिलिए, ठीक है। अब इस टाइम को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है कि 2 घंटे पॉलिटी पे, 2 घंटे हिस्ट्री पे, एंड जो भी आपका 2.5 घंटे कम से कम ऑप्शनल पे ये आप काम करते हैं। और ये जो काम आपका होना चाहिए दैट शुड बी फॉर 6 डेज, क्योंकि आखिरी का जो एक दिन आपका होना चाहिए वो मैं कहूँगा कि जो कुछ भी आपने वीक में पढ़ा है उन सभी का एक रिवीजन होना चाहिए पूरे वीक का। पर डे तो आप रिवीजन कर ही रहे हैं, साथ में साथ पूरे वीक का रिवीजन भी होते रहना चाहिए। प्लस जो वीकेंड पे आप सैटरडे और संडे हमारे पास होता है, इस सैटरडे और संडे को मैं ये कहूँगा कि इसमें आप सी सैट को भी देखा करें और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने पे आप ध्यान दें, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, एंड देन आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो कॉम्प्रिहेंशन की जो एबिलिटी है वो ग्रेजुअली आप में डेवलप करती चली जाएगी। और यकीन जानिए 10 से 11 महीने का समय पर्याप्त समय होता है जिसमें आप अपने कॉम्प्रिहेंशन के स्किल को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करते रहें, 2 महीने में आपका इस तरीके से देखेंगे कि 2 जीएस आपका पूरा हो जा रहा है, एंड देन आपके पास जो है सो मल्टीपल रिवीजन के साथ ऑप्शनल भी आपका हाफ ऑफ द ऑप्शनल कवर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑप्शनल के लिए कम से कम आपके पास 4 महीने का समय चाहिए होता है, ठीक है। शुरुआती दौर में मैं कहूँगा कि नॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप कुछ लिखना शुरू करें, लेकिन जैसे ही आपके पास 1 हफ्ते 10 दिन हो जा रहे हैं और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप अगर हो जा रही है तो आप उसको लेकर के मॉक टेस्ट भी दिया करें, दोनों ही दें, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है ना। ये भी टाइम आप मैनेज करें कि आप जो कुछ भी पढ़ें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही उस सब्जेक्ट के ऊपर में, ताकि आपको लगे कि हाँ इससे ही संबंधित ये प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया है या इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उस टाइप के प्रश्नों को हल करने की कोशिश जरूर करें। तमाम तरीके के आप देखेंगे मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर हैं, आजकल तो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से भी आने लगे कि आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके आपको दे दिया जाता है कि हाँ इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए। फॉर से कि अगर हम बात करें कि हाँ आर्ट एंड कल्चर में या एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म के एक साथ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर साउथ इंडिया में बात करें तो संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो संगम लिटरेचर के क्वेश्चन एक जगह मिलते हैं। तो ऐसे तरीके से अगर आपने संगम लिटरेचर पढ़ा या आपने बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा समझा तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और उससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चंस अगर PYQ में आया या कहीं से कोई आपको मॉडल क्वेश्चन मिल जा रहा है तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको परेशानी आएगी, आप बहुत ही अच्छा लिख नहीं पाएंगे, परेशानी आएगी, आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं बेहतर लिख नहीं पा रहा हूँ, कई बार ऐसा भी लगेगा कि मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, फिर भी प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जिस दिन, यकीन जानिए जिस दिन आप पहली बार लिखना शुरू करेंगे मॉक टेस्ट के लिहाज से कि हाँ मुझे कुछ लिखना है, क्योंकि आपके अंदर पूरी भावना होगी कि मैं बेहतर से बेहतर लिखूं, शानदार प्रदर्शन करूं, लेकिन आपकी कलम चलेगी नहीं, पहले दिन भी आपको यही होने वाला होगा। लेकिन आप यकीन जानिए कि अगर आप ये काम धीरे धीरे आप करते चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा व्हेन यू बी वेरी मच कंफर्टेबल टू अटेम्प्ट ऑल द एस्पेक्ट्स आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जो कुछ भी आपके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफरेंट डायमेंशंस पूछेगा उन सभी को जस्टिफाई करेंगे एंड दैट विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। ये यकीन जानिए, ठीक है। लिखना ही नहीं है, आपको मान लें कि फॉरसे कि बाबर के ऊपर कुछ लिखने को आ जाए, ठीक है, तो आपने बाबर की पूरी कहानी लिख डाली। अगर पूछता है कि बाबर के पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में या कल्चरल अचीवमेंट के बारे में कुछ पूछ ले,
अशोक के बारे में पूछ ले या अकबर के बारे में पूछ ले, किसी के बारे में पूछ ले, तो आप देखिए कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, इतने सरल प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं तो आप देखिए कि क्या पूछा जा रहा है और आपको जो पूछा जा रहा है उसी को आपको लिखना है, और ये तभी आएगा जब आप लगातार लिखते रहेंगे। सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग। पर्सपेक्टिव आपका हमसे अलग भी हो सकता है, सम्मान है आपका, आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यह मेरा व्यक्तिगत राय है कि आप इस बात को माने कि आप 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जैसे ही आपकी थोड़ी सी कंसेप्चुअल बिल्डिंग या आपके पास कुछ समझ विकसित हो जा रही है, तो आप लिखना शुरू करें, मॉक टेस्ट देना शुरू करें। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास आजकल तो तमाम तरीके की चीज़ें आती रहती हैं। इस तरीके से हमने 2 महीने में अपने ये काम कर लिया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेट उठाएंगे, हम नेक्स्ट सेट करेंगे, फिर मान लेते हैं कि हम ज्योग्राफी और हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं आप अपने तरीके से चुनाव कर सकते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या आपने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है तो आप कंफर्टेबली यहाँ पर काफ़ी कम समय लगेगा। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को लेते हुए आप 45 डेज का समय ले सकते हैं विथ योर ऑप्शनल। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि जो काम हम करते आ रहे थे, न्यूज़पेपर, ऑप्शनल, रिवीजन, यही काम हमें दूसरे सेट में भी करना है। हमने 2 महीने उधर दिए, 1.5 महीने लगभग इधर दे दिए, 3.5 महीने का काम हमारा हो गया। देन अगर हम लोग आते हैं, तब आ जाइए हम लोग बात करें इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक को लेकर के। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कम समय ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी 9th और 10th पढ़ना है, एंड देन हमें करंट अफेयर्स को देखना है। करंट अफेयर्स, क्योंकि जो भी आप देखेंगे इकोनॉमी में क्वेश्चन, चाहे वो आपके मेंस के लेवल पे हो या प्रीलिम्स के लेवल पे हो, आप देखेंगे कि हमेशा इसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के हैं, वो आप देखेंगे करंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, या क्वेश्चन अगर कभी करंट के अलावा स्टैटिक की तरफ भी जाता है, कुछ स्टैटिक भी मिल जाते हैं, तो कन्वर्जेंस क्वेश्चन यानी कि स्टैटिक प्लस डायनेमिक जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो साइंस में भी और साइंस एंड टेक में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इनफैक्ट इस बार तो साइंस एंड टेक में जो प्री में क्वेश्चन आया है उसमें मेडिकल साइंसेस यानी कि एमबीबीएस वाले लोग हैं जो पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन मेरे नॉलेज के हिसाब से वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे सीसैट में मैथ्स पूछे गए हैं जो आप आईआईटी जेईई के लिए तैयारी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपना जो बेसिक है वो काम करते रहिए, लेकिन जो इस तरीके के जो अनयूजुअल टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल ये कि आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी 9th और 10th की बुक पढ़ते हैं तो बिल्कुल वही पढ़िए, एंड जो कुछ भी आपके टॉप सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ अगर आ रहा है न्यूज़पेपर में तो उस पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि लगभग 30 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। उधर हमने 2 महीने रखा, इधर हमने 1.5 महीने रखा, इधर हमने 1 महीने रखा, तो आप अब देखेंगे कि हमारे पास 4.5 महीने का समय इधर निकल गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला 1.5 महीना हमारे पास बचा हुआ है उसके अंदर हम एथिक्स को, हम जो है सोशल सिक्योरिटी, जस्टिस, ये सब जितने भी टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, जो कंपैरेटिवली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उन सभी को हम लोग 1.5 महीने में कवर करेंगे विथ ऑल दोज रिविजन्स। ये काम हमारा चलेगा। तो हमने कहा कि 6 मंथ्स का अगर टाइम हमने रखा है तो हमने देखा कि मिड जून से हमने स्टार्ट करा। मिड जून से हम बात कर रहे हैं 15 जून से लेकर के 15 नवंबर के आसपास तक ये हमारा काम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इस पीरियड में हमने पूरी तरीके से अपने जो है जीएस को कवर कर लिया। ठीक है, एंड हमने जो है अपने ऑप्शनल को भी कवर कर लिया। इसके अंदर हमने कई बार रिवीजन, सेक्शनल रिवीजन भी करा, और लास्ट में हमें क्या करना होगा, फुल एक रिवीजन भी करते रहना होगा। फिर मिड नवंबर से लेकर के अगर हम लोग बात करें जनवरी तक, या इनफैक्ट कहूँ मैं जब तक आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी तक आता है, उसमें पूरे सिलेबस को आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहें आप, जो कुछ भी प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है, ये देते रहिए। और जब फरवरी से जब आपका समय आ जा रहा है, जब आपका आपने फॉर्म फिल कर दिया है, नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिल कर दिया आपने, उसके बाद से आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर दीजिए अपने प्रीलिम्स को लेकर। ये प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा डाइसी आ गया है। अभी तक हमने आपको सुझाव ये दिया था कि अभी आपको 2 दिन सीसैट करना चाहिए, लेकिन अब नोटिफिकेशन के बाद सीसैट के को लगभग हर दिन आप करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है वो तो कीजिए। पेपर कितना भी टफ क्यों नहीं आया, आप क्या करेंगे? अब अगर आपने देखा कि पेपर, जैसा मैंने ये भी कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि आईआईटी जेईई लेवल के, तो क्या आप आईआईटी जेईई को तैयारी करने शुरू कर देंगे? कुछ अभी आपने देखा है कि इस तरफ अभी ये बात होने लगी है कि सीसैट में से एस भूल गया और लोग कैट की तैयारी करें यूपीएससी की तैयारी को लेकर, तो क्या आप ये करना शुरू करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, आप ज्योग्राफी बैकग्राउंड के हैं, आप हिंदी साहित्य के हैं, क्या आपको लगता है कि आप आईआईटी और जेईई के एग्जामिनेशन वाली तैयारी आप यूपीएससी की एग्जामिनेशन में तैयारी करेंगे? कई बार कुछ बार हादसे हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से ही आपको अपना एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना ही है। निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें होंगी जहां आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। यूपीएससी एक संवेदनशील संस्था है, निश्चित तौर पे प्रश्न को इस तरीके से रखेगी कि आपसे कई बार, मैं ये नहीं कहता हूं कि अनयूजुअल कुछ ना हो, जैसे इस बार मैंने कहा
कि पेपर इस बार का यूपीएससी का 2023 का सरप्राइजिंग ही नहीं बल्कि शॉकिंग था। तो ऐसे शॉक लग सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसी बातें नहीं होंगी, ठीक है। तो आप जो कर सकते हैं वही आप कीजिए, बाकी तो रेस्ट इज इन योर डेस्टिनी, क्योंकि आपकी क्षमता, लिमिटेशन क्या है। अगर आप अपने आप को विस्तार कर दे देंगे, आप अपने आप को अनबाउंड कर देंगे और पता चला कि आप मैथ्स को ही पढ़ने शुरू कर दिया आपने आईआईटी और जेईई के लेवल को, तो फिर ये सब कौन पढ़ेगा। अगर इतना ही करना होता तो आप इससे पहले आईआईटी जेईई क्लियर करके आप यहाँ आए होते। तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो जो हमारे लिए जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो हमारी लिमिटेशन में है, हमें उन काम को करना चाहिए। निश्चित तौर पे पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखिए, समझिए, उस ट्रेंड को समझिए, उससे संबंधित जितनी भी बातें थी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, वो काम आपने पिछले 6-7 महीने में कर लिया है। अब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, और कॉम्प्रिहेंशन को भी एबिलिटी जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है उससे आपकी वो विकसित होती रहेगी। रेस्ट इज इन योर गॉड्स हैंड। बाकी आप इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। क्या आप कर सकते हैं? अगर कुछ कर सकते हैं निश्चित तौर पे आप हमें बताइए कि इसके अलावा एक सामान्य स्टूडेंट होकर हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने समय को ध्यान में रखते हुए, अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो भी आपकी क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए आप यही काम कर सकते हैं, और यही आपके लिए मोक्ष का रास्ता भी है, यही आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करवाएगा। मैं निश्चित तौर पे कहूँगा अगर आपने इस तरीके से काम किया है तो आपका रिजल्ट होगा। हो सकता है कि एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, तीसरे बार में ज़रूर होगा, चौथे बार में ज़रूर होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये श्योर है, ठीक है। तो यही मेरा कहना है कि इस तरीके से आप करेंगे तो आप जैसे ही आपके फरवरी आ गया, उसके बाद सीसैट को आप थोड़ा सा उसका टाइम को बढ़ा दें, एंड जो कुछ भी आप जहाँ कहीं भी जो भी आपको जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको करना है वो आप उस 3-4 महीने आप उसको बहुत ही सीरियसली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें हैं जो भी आपको मगअप करना है वो करते रहिए, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डाइसी हो गया और ये वो समय होगा जिस समय आपको प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाने होंगे, प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज़्यादा करने होंगे। उसको करते रहिए और उसके आसपास की चीज़ों को भी आपको क्या करते रहना है, उसको आपको देखना है, उसको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए कोई टॉपिक अगर आ गया फॉरसे के, बुद्धिज़्म के, किसी फिलॉसफी से अगर आ गया, तो उसके आसपास की जितनी भी बातें हैं उसको भी एक्सप्लोर करके अपने पास रखिए, उसको भी पढ़िए, उसको भी रिवाइज करते रहिए, राइट। और जैसे आपका फिर प्री हो जा रहा है, प्रीलिम्स चला जा रहा है, उसके बाद आप देखेंगे लगभग 3 महीने का समय होता है, उस समय आप आंसर राइटिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, इसमें मैक्सिमम लिखिए ताकि आपका मेंस में भी आपका उद्धार हो सके। और इस तरीके से आप इंटीग्रेशन के साथ आप पीटी और मेंस दोनों के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके के अप्रोच को अगर आप लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पे आपका रास्ता आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि यही द बेस्ट तरीका है, हर इंडिविजुअल पे के ऊपर ये जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आप अपनी स्ट्रैटेजी इसके अलॉन्ग बनाइए और आपका निश्चित तौर पर आपका उद्धार होगा। जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कभी मन में कोई दुविधा रह जाए, कोई संशय रह जाए, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आपसे पहले इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है उनमें 2 लोगों के बीच में आप देखेंगे नहीं कि समानता जो है, या एक ही स्ट्रैटेजी के लेवल पे कोई समानता आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। किसी की स्ट्रैटेजी कुछ और होती है जो उसके लिए काम कर रही है, किसी और की स्ट्रैटेजी कुछ और होती है जो उसके लिए काम कर रही है। इसीलिए इस तरीके से आपकी अपनी अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होगी जो आपके लिए काम करेगी, वही सबसे सटीक स्ट्रैटेजी होगी और आपको सफलता दिलवाएगी। सो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।